सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ भूगोल, यानी कि आज से जो है हम भूगोल का स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल वाली फिर से सीरीज़, जो कि आपके एमपीपीएससी, यूपीएससी, उसके बाद रेलवे एसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जियोग्राफी को, जो कि आप अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो ये जो है आज का लेक्चर पहला है और ऐसे आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड। तो आई होप कि ये लेसन जो है आपको अच्छा लगेगा, और अगर ये वीडियोस अच्छे लगेंगे और आपको इसकी कंटिन्यू सीरीज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा नीचे कि हाँ सर मुझे और इसके कंटिन्यू सीरीज चाहिए। और जो इसके एमसीक्यूज़ हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और उस पर क्लिक करके आप इसके एमसीक्यूज़ का टेस्ट लगा सकते हैं। तो नीचे एक लिंक दी होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है 10-10 क्वेश्चंस के बहुत सारे जो है आपको टेस्ट मिलेंगे और उनको आप देख पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज का जो मतलब टॉपिक है हमारा भूगोल। तो पहले हम भूगोल के बारे में जानते हैं कि भूगोल आखिर है क्या। तो भूगोल देखिए क्या है कि भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण एवं दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, या ठीक है उसमें जो हम अध्ययन करते हैं और जो भी घटनाएं धरातल पर होती हैं अथवा पाई जाती हैं वे सभी भूगोल की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो किस लिए देखिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मेनली देखिए भूगोल जियोग्राफी बताएं तो मेनली जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही चीजें हैं कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे धरती में क्या है, हमारे आकाश में क्या है, आकाश गंगा क्या है, सूर्य चांद तारे, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम अधिकतर भूगोल को जानते हैं। ठीक, अब भौतिक भूगोल की बात करें तो पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण और उन विविध गतिविधियों से संबंधित है जो कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाती है। यानी कि यहाँ पे कहने का यह मतलब है कि भौतिक भूगोल जो है जो भी आपके पर्यावरण में, यानी कि जो भी आपके पृथ्वी में उनके तत्वों के कारण, टेम्परेचर के कारण जो भी चीज हो रहा है, चेंजेस हो रहा है पृथ्वी में, जितने भी तत्व हैं उनको जानना। जो हमारे जैसे कि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जो उसके क्रोड में क्या है, कितना पानी है, कितना थल है, मतलब पूरे हर चीज का जो हम स्टडी भूगोल में ही अधिकतर हम कर लेते हैं कि कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपल भाषा में जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उनको जानना, उनके बारे में स्टडी करना एक तरीके से आप बोल सकते हो कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बात करते हैं दूसरी ओर मानव भूगोल की। मानव भूगोल की बात कर लेते हैं तो भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। भूतल पर मानव का अध्ययन जो है करता है, और मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है। यानी कि पृथ्वी और मनुष्य एक दूसरे को कैसे अच्छी तरह जान सकते हैं कि मनुष्य ने पृथ्वी को अच्छे से जाना, पृथ्वी ने मनुष्य को अच्छे से जाना, और जिसमें जो है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो ये चीजें बताई गई हैं मानव भूगोल में। तो आज का जो मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मांड, यूनिवर्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि आकाशगंगा है और मिल्की वे, इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आ जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड में तारे मिलेंगे आपको, आकाशगंगाएं मिलेंगी, ग्रह मिलेंगे, उपग्रह मिलेंगे, उल्का पिंड मिलेंगे, और आदि सभी चीज शामिल है, उनको मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। जैसे कि आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर जो हमारे ग्रह आते हैं, पूरे हमारे 8 ग्रह 9 ग्रह आते हैं, उनके जो उपग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा है, मंगल का 2 चंद्रमा है, टाइटन है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर मिलती हैं। अब बात करें आगे तो ब्रह्मांड का ना तो कोई केंद्र है और ना ही कोई आरंभिक किनारा है। अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि कोई सेंटर कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार जो आपका था
के अनुसार समस्त स्थान एवं समस्त गुरुत्व के कारण एक ही अंतहीन चक्र के रूप में आवर्त, मतलब उसका कोई वही नहीं है कि क्या अंत है उसका, क्या स्टार्टिंग है, कुछ उसका भी पता है नहीं है। और ऐसा बोला गया है कि आकाश, बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी उसके बाद जो है आकाशगंगा बढ़ता ही जा रहा है, वो हमेशा सभी चीज सभी कण एक दूसरे से दूर ही जाते जा रहे हैं, तो ऐसा बोला गया है। बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पहला है सतत सृष्टि सिद्धांत, इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी के द्वारा किया गया है। फिर संकुचन विमोचन का सिद्धांत यानी कि दोलन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलेन सैंडेज के द्वारा किया गया है। और महाविस्फोटक सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन की अगर हम बात करें तो एब जॉर्ज लेमेत्रे ने किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है कि एब जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा जो है ये चीजें यहां पर बताई गई थी। ठीक है, तो 3 चीजें हमने बताई, सतत सृष्टि सिद्धांत, संकुचन विमोचन या दोलन का सिद्धांत, या महाविस्फोटक सिद्धांत तीसरे नंबर का, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत की। तो महाविस्फोटक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो एब जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार 15 अरब, ठीक है, वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोट के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ के चारों ओर फैल गए और यह पदार्थ विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में भी दृश्यमान है। यानी कि पहले की एक संकुचन था, पहले जो था एक घना पिंड था, फिर एक ये बिग बैंग विस्फोट हुआ और सब पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब देखिए बनी सी बात है, देखिए मान लीजिए ये कोई गोल चीज है, इसमें आपने यहाँ पर बम लगा के इसको फोड़ दिया, तो इसका कुछ टुकड़ा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, चारों तरफ भागेंगे ना कुछ टुकड़े। तो यही हो रहा है अभी भी, जो है जितने भी उल्का पिंड ग्रह सभी एक बड़े से टुकड़े हैं और जो एक दूसरे से अभी भी दूर भाग रहे हैं, कई गैलेक्सी का निर्माण हो गया। तो ये बहुत बड़ी बिग बैंग महाविस्फोटक थ्योरी थी। अब बात करें तो आज करोड़ों वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड फैल रहा है, वही चीज मैंने बताया, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, सभी ग्रह एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन एक स्थान पर स्थिर है, जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर अवस्था में। वही चीज कि भाई सन है, उसका गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी जो है उसको, उसके मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह पर स्थिर है। अगर गुरुत्वाकर्षण किसी का भी कम होता है तो फिर वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। खगोल वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड बंद है, जिसका अर्थ है कि इसका फैलाव अंततः बंद हो जाएगा और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा यह खुला है, जिसका अर्थ है कि इसका विस्तार हमेशा होता रहेगा। यानी कि अभी इनको यही नहीं पता है कि ये ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या फिर ये बंद होकर सिकुड़ने लगेगा। क्या होगा अभी इस चीज के बारे में पता नहीं चला है, ना ही ब्रह्मांड का कोई छोर पता चला है कि अंत कहाँ से है और शुरुआत कहाँ से है, कितनी पृथ्वी है, कितने गैलेक्सी हैं, अभी इन सब चीज़ों का भी उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इतना मानव आगे नहीं जा पाया है। अभी हम मंगल ग्रह तक पहुँचे हैं और अभी हमें बहुत चीज़ें करना है, आने वाले 100-200 साल में शायद हम कुछ और आगे पता कर पाएँ, एलियंस के बारे में उनसे बातचीत कर पाएँ, मे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। लाल दानव, लाल दानव की बात करें तो ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। क्या होते हैं? मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है और इन्हें रेड जॉइंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड जॉइंट्स कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा उठता है, मान लीजिए ये मेंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में क्वेश्चन इससे कैसा आ सकता है? मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 2 नंबर के कि लाल दानव के ऊपर आप जो है 5-10 शब्द 15 शब्द में लिखिए। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि मृत्योन्मुख तारे होते हैं और जिन तारों में हाइड्रोजन घटने लगता है उसमें लालिमा दिखने लगती है, यानी कि वो लाल कलर का दिखने लगता है और इन्हें हम रेड जॉइंट्स या लाल दानव कहते हैं। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको देखने मिल जाएंगे मेंस में, इसीलिए हर चीज को आपको याद रखना होगा। बात करते हैं बामन तारे। ठीक है, बामन तारे की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है कि जिन तारों का प्रकाश, ठीक है, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे बामन तारे कहलाते हैं। देखिए सूर्य भी जो है एक तारा ही है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है, बस वो क्या है कि हमारे पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए वो हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसकी ताप ऊष्मा टेम्परेचर ज्यादा मिलती है हमको। और इसी में मान लीजिए एक और तारा है,
जो सूर्य से थोड़ा पीछे है और इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका प्रकाश सूर्य से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वामन तारे। वामन यानी छोटा तारा, वामन अवतार जैसे कि विष्णु जी का माना जाता है, तो वही चीज है कि छोटा तारा आप बोल सकते हो। वैसे तारा में बहुत वो रहती है, जितने भी तारे हैं ये सूर्य से कई गुना बड़े हैं, लेकिन सूर्य से बहुत दूरी पर है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पर, इसलिए वो हमको बहुत छोटे छोटे प्रतीत होते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं युग्म तारे। युग्म तारे की अगर हम बात करें, युग्म तारे, ठीक है, बाइनरी स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, युग्म तारे कहलाते हैं। यानी कि एक थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट होगा, दूसरा थोड़ा कम होगा, और ये एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे रहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक, इनको बोलते हैं युग्म तारे। बात करें नोवा की, तो नोवा क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इस प्रकार के तारे को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोवा। बात करते हैं आकाशगंगा की, गैलेक्सी की बात करते हैं। तो आकाशगंगा जो है तारों और निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह है। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है और ये अपने गुरुत्व में आपस में एक दूसरे को रोके रखते हैं। ये आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों का संगठित है। यानी कि मेनली बोला जाए तो जो आकाशगंगा गैलेक्सी होती है उसमें बहुत सारे तारे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया सूर्य भी एक तारा है और उसके चारों तरफ ग्रह रहते हैं। जैसे कई तारे, कई ग्रह, कई उल्कापिंड, बहुत सारी चीजें जो है एक आकाशगंगा में मिलती हैं। और ऐसी कई आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांड में भी खोजे नहीं गए हैं, कई सारे खोजे गए हैं, लेकिन अभी ज्यादा चीजों को यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। तो आई होप कि आकाशगंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब आकाशगंगा के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आकृति के अनुसार आकाशगंगा की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर्पिल, जो ठीक है स्पाइरल आकाशगंगा, और अगर हम बात करें दीर्घ वृत्ताकार की और अव्यवस्थित आकाशगंगा, इसमें आप देख सकते हो इस टाइप का है, इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, फिर ये है, ये है, ये है, और कई प्रकार के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये 3 प्रकार के आपको मेनली आप देख पाएंगे आकाशगंगा को। अब जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम पृथ्वी जो हमारे रहते हैं उसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो है आपका जो है जो इस टाइप का आपको शेप मिलेगा। मेनली बचपन में जो है हम इसको ऐसा बना देते थे, जबकि वो ऐसा है नहीं, है ना। बचपन में हम कैसा बनाते थे, बचपन में आपने अगर देखा होगा तो ऐसे ऐसे करके ही बना देते थे कि हाँ आकाशगंगा। लेकिन इसमें ये देखिए ये चक्री के समान है, कुछ चीजें ऐसी हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं, है ना। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है, कुछ इस टाइप का आपको आकाशगंगा जो है दिखाई देता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। हमारी आकाशगंगा यानी कि मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे की आकृति जो है सर्पिलाकार है, जिसकी 3 भुजाएं हैं और सूर्य इनमें दूसरी भुजा पर स्थित है। सूर्य कहां पर स्थित है? दूसरी भुजा में। हमारी आकाशगंगा के व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, जैसा कि आपको पता है दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। सूर्य जो केंद्र से 2/3 ठीक है बाहर की ओर है, आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 250 है ना, 250 लाख वर्षों में लगाता है। मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा है। और सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्कर पूरे कर लिए हैं। तो देखिए कितना बड़ा आकाशगंगा है कि उसका जो है चक्कर उसको पूरा करने में इतना सारा उसको टाइम लग गया। तो ये दुग्ध मेखला के बारे में जाना हमने, मिल्की वे के बारे में यहाँ पर जाना। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा जो है देवयानी है। ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे नजदीकी हमारे आकाशगंगा का जो है कौन है, तो देवयानी है, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और ब्रह्मांड में पाया जाने वाला जो है डफार्फ आकाशगंगा नवीनतम आकाशगंगा है। ठीक है, ड्वार्फ आकाशगंगा जो है एक नवीनतम अभी खोजा गया आकाशगंगा है। और ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये इनके यानी आकाशगंगा की इमेज यहाँ पर देख पा रहे हो। बात करते हैं निहारिका की। तो निहारिका क्या होती है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं, यानी कि बादल होते हैं, और यह गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिकाएं दिखाई
देती हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं धूल और गैस का बादल है जो कि ब्रह्मांड में है, कहां पर, ऊपर है, ना कि आपके वायुमंडल में, ठीक, कोहरा टाइप। तो यहां पर हमने शॉर्ट में देखा जो ब्रह्मांड था और अच्छे से पढ़ लिया हमने इसको, जो जो चीजें थी इसके बारे में वो हमने जान लिया बहुत अच्छे से। तो आई होप कि ये वाला जो है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जियोग्राफी की और सीरीज आपको पूरी चाहिए, पूरी जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा, तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से, ये सर हाँ हमको चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा। और इसके एमसीक्यूज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर जो है इसका आप एमसीक्यूज देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके एमसीक्यूज को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।